प्यारे बच्चों, अध्याय 3 विद्युत धारा का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 10 होगा बच्चों, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेलों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता क्या है? जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स अर्थात संधारित्रों का संयोजन और प्रतिरोधों का संयोजन। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने एक से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ दिया था या एक से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया था। तो एक से अधिक संधारित्र हो या प्रतिरोध हो या सेल हो, सबको जोड़ने का दो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। इससे पहले हम लोग 2 बार ये चीज पढ़ चुके हैं, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। तो अब उसी तरह से हम लोग सेलों का भी संयोजन पढ़ेंगे। उसमें भी 2 क्रम देखेंगे बच्चों, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम होता है। तो जब भी हम लोग संयोजन करते हैं तो संयोजन किसी न किसी पर्पज के लिए किया जाता है। अच्छा, संयोजन करके हम क्या देखते हैं? संधारित्र हो या हमारे प्रतिरोध हो, जब भी हम उनको श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ते थे तो हम ये देखते थे कि अगर हमने 3 या 4 संधारित्र जोड़े हैं किसी 2 बिंदुओं के बीच, तो उन चारों संधारित्रों को मिला करके जो तुल्य धारिता बनी अर्थात चारों संधारित्रों को मिलाने से जो एक धारिता बनी वो कितनी बनी, वो चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम हो, उसी को निकालने का फार्मूला हम लोगों ने वहां पर निकाला था। जैसे संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़ते थे तो 3 संधारित्र हैं अगर, जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, तो उनकी जो तुल्य धारिता C बराबर कैसे निकालते हैं? C1 + C2 + C3। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया था, ऐसे प्रतिरोधों के लिए भी किया था। सेम उसी तरीके से सेलों के संयोजन में भी 2 क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम बच्चों हमारा होता है और एक समांतर क्रम होता है। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते कैसे हैं, पहली चीज ये समझ लेते हैं। तो इसमें कम से कम जोड़ने के लिए 2 सेल होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 सेल हम लोगों ने लिया है, जिसमें एक सेल बच्चों देख सकते हैं। तो हमने बताया था कि किसी भी सेल में 2 चीजें जानना आवश्यक है हम लोगों को। एक तो उसका विद्युत वाहक बल क्या है, साथ ही साथ उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है बच्चों। तो इसमें जो 2 सेल हैं, जिसमें पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है, और इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में जैसे इसका ये प्लस सिरा है, A से जुड़ा है, माइनस इस बिंदु से जुड़ा है। इस बिंदु का नाम हम लोग कुछ रख देते हैं बच्चों, इसको कह देते हैं B, यानी बीच में एक पॉइंट B है। तो इसका माइनस B से जुड़ा है और B से ही दूसरे वाले सेल का प्लस जुड़ा है और इसका माइनस C से जुड़ा है। ये श्रेणी क्रम में जो हम लोग जोड़ने का काम करते हैं बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जो टार्च होता है, टार्च में हम लोग जो सेल लगाते हैं छोटे छोटे, तो उसमें एक के बाद एक 2 सेल या 3 सेल श्रेणी क्रम में ही लगाते हैं। श्रेणी क्रम में लगाने से क्या होता है, टार्च को मिलने वाला जो ईएमएफ है अर्थात तीनों का ईएमएफ जुड़ जाता है। अभी हम लोग फार्मूले में देखेंगे कि श्रेणी क्रम में जब लगाते हैं सेल्स को तो सभी का ईएमएफ डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे 1.5 वोल्ट के अगर हमने 3 सेल लगाए तो 1.5 तिहाई 4.5 वोल्ट का ईएमएफ अब वो सेल हमें प्रदान करेगा, अर्थात तीनों मिला के कितना वोल्ट बना लेंगे, 4.5 वोल्ट बना लेंगे। तो ये श्रेणी क्रम में होता है, लेकिन समांतर क्रम में दूसरा फार्मूला होता है, दूसरे तरीके होते हैं। ठीक बच्चों, तो क्या करते हैं, अब हमने श्रेणी क्रम में ए और सी के बीच दोनों सेल को जोड़ दिया। ठीक, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ए और सी के बीच अगर हमने 2 सेल जोड़े हैं तो दोनों सेलों को मिला करके जो कुल विद्युत वाहक बल ए और सी के बीच मिलने वाला है बच्चों वो कितना है, तथा ए और सी के बीच कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, दोनों मान कैसे निकलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और सी के बीच जो ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट अर्थात जितने भी सेल ए और सी के बीच लगे हैं बच्चों उनका कुल मिला के आंतरिक प्रतिरोध कितना है और उनका कुल मिला के विद्युत वाहक बल कितना बन रहा है, यही चीज हम लोग देखेंगे। तो ए और सी के बीच हम लोग एक ऐसे सेल की कल्पना करते हैं जिसका ई इक्विवेलेंट क्या है, इनका मिला के होगा। अब किस तरह से सीधे जोड़ देते हैं या कोई और तरीका होता है, आर इक्विवेलेंट अर्थात आंतरिक प्रतिरोध कितना है, ये इसका तुल्य परिपथ बन जाता है। इसी तरीके से अगर समांतर क्रम देखें बच्चों, तो समांतर क्रम में ए और सी के बीच हमने 2 सेल लगाए हैं,
एक जो है E1 जिसका विद्युत वाहक बल है और आंतरिक प्रतिरोध R1, इसमें भी E2 और R2 है। इसके प्लस वाले सिरे दोनों एक बिंदु से और माइनस वाले सिरे दोनों के दूसरे बिंदु से जुड़े हैं। ये हमारा समांतर संयोजन होता है। तो इसमें भी जब इसका तुल्य परिवर्त बनाएंगे तो ए और सी के बीच हम देखेंगे कि इन दोनों का मिला करके जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो कितना बन रहा है और आंतरिक प्रतिरोध कितना बन रहा है बच्चों। तो ये दोनों संयोजन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनका फार्मूला क्या बनता है। जैसे हम लोग ने श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के संधारित्र के केस में देखा था और प्रतिरोधों के केस में देखा था, उसी तरह से इसका भी एक फार्मूला मिलेगा बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कर लें। अब हम लोग एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे पहला श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में अभी हमने बताया ए और सी के बीच दो सेल जोड़ दिए गए हैं और इनका एक तुल्य परिपथ जो बनता है बच्चों ए और सी के बीच, ई इक्विवेलेंट एक सेल हमने बनाया और आर इक्विवेलेंट, जिसमें इनका विद्युत वाहक बल मिला के कितना होगा और आर आंतरिक प्रतिरोध मिला के कितना होगा, उस तरह से बना दिया गया बच्चों। अब इसमें एक चीज हम लोग जो पहले की पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे इसमें ए और सी के बीच पहले हम लोगों ने एक सेल जोड़ा था बच्चों जिसका विद्युत वाहक बल ई और आर है, आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमने एक वाय प्रतिरोध जोड़ा था। वाय प्रतिरोध जोड़ने से ये सर्किट कंप्लीट हो गई और ये यहाँ से एक धारा बहती है बच्चों, धारा यहाँ से बहती है और वही धारा इसके भीतर आती है। तो अगर हम देखें सेल के भीतर जो धारा होती है यहाँ से इसके परिपथ में, तो ये माइनस वाले टर्मिनल से अंदर जाती है और प्लस वाले टर्मिनल से बाहर आती है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर धारा की दिशा जो होगी यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ए और सी के बीच इस तरह से ये जुड़ा है, तो इसमें धारा जो है माइनस वाले टर्मिनल से ऐसे जाएगी और बाहर ऐसे वाय प्रतिरोध में ऐसे जाती। तो अभी हम लोग यहाँ पर केवल सेल का कॉम्बिनेशन देखना है, वाय प्रतिरोध का अभी हमें काम नहीं है बच्चों। और साथ ही साथ जो सेल का टर्मिनल विभवांतर है, यानी ए और सी के बीच का विभवांतर कैसे निकाल देते, V बराबर E माइनस आई आर, अर्थात इसमें बहने वाली धारा कितनी है इस सेल में, R उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना और EMF कितना है। तो ये दो फार्मूले आपको याद होंगे बच्चों। तो इसी फार्मूले की सहायता से हम लोग इसके तुल्य विद्युत वाहक बल का फार्मूला निकालेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपको याद है। अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ए और बी, ये एक सेल अभी हम लोगों ने लगाया, तो ए और बी के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे। क्योंकि ए और बी के बीच हमारा क्या लगा, एक सेल लगा है, इसका टर्मिनल विभवांतर, ये हमारा एक सेल हो गया ना, ये हमारा एक सेल हो गया। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर कैसे निकाले हैं, क्योंकि अगर इसमें बहने वाली धारा आई हमने माना, तो यही धारा इसमें भी जाएगी, यही धारा इसमें भी जाएगी। तो टर्मिनल विभवांतर यानी ए और बी के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो वी ए बी उसे कहते हैं बच्चों हम लोग। तो वी ए माइनस वी बी कैसे निकालेंगे, E1 अभी हम लोगों ने पढ़ा E1, इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I है, I इंटू R1। ये हमारा किसका टर्मिनल विभवांतर निकला, ए और बी का, ठीक बच्चों। इसी तरह से अगर बी और सी के बीच का टर्मिनल विभवांतर देखें इस सेल के लिए, तो वी बी सी हम लोग निकालेंगे, बी और सी के बीच का टर्मिनल विभवांतर। तो हम क्या कहेंगे, वी बी माइनस वी सी, ठीक। वी बी माइनस वी सी कैसे निकलेगा बच्चों, E2 माइनस, धारा तो सेम इसमें जा रही है, I इंटू R2। अभी हमने फार्मूला इसीलिए रिवीजन करा दिया था कि हम लोग कैसे टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं बच्चों, ठीक। क्योंकि हमने ए और सी के बीच दोनों सेल लगाए हैं ना, तो ए और सी के बीच टर्मिनल विभवांतर कितना आएगा, इसको निकालना चाहें तो ए तथा सी के बीच टर्मिनल विभवांतर अगर हम प्राप्त करना चाहें तो उसको हम लोग कहते हैं VAC। और VAC यानी ए और सी के बीच का टर्मिनल विभवांतर कितना आएगा, यानी दोनों सेलों को जोड़ दें, अगर दोनों सेल जहां जुड़े हैं उसके बीच का टर्मिनल विभवांतर कितना आएगा, तो VA माइनस VC, इस तरह से निकालेंगे। अब इसका एक रूप और बच्चों हम लोग और लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इसी में प्लस VB और माइनस VB जोड़ दें, VA यहाँ पर क्या कर दें, माइनस VB कर दें और प्लस VB कर दें। इसमें दोनों हमने इसी फार्मूले में
माइनस वीबी प्लस वीबी कर दिया तो ये कट गए, जीरो हो जाता है, और माइनस वीसी कर दिया। ठीक, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह ब्रैकेट में कर दिया, वीबी माइनस वीसी, तो वीए माइनस वीबी का मान देख सकते हैं यहाँ पर ये है, और वीबी माइनस वीसी का मान ये है। दोनों मान यहाँ से रख देते हैं बच्चों। तो वीए माइनस वीबी क्या है, E1 माइनस आई इंटू R1 प्लस E2 माइनस आई इंटू R2। ठीक है बच्चों, अब ये हमारा ये फार्मूला है E1 प्लस E2। ठीक, माइनस माइनस आई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस में भी है, माइनस आई R1 प्लस R2। ये हमारा क्या है बच्चों, VAC, अर्थात A और C के बीच का टर्मिनल विभवांतर आ गया, जिसके बीच हम लोगों ने दोनों से लगाया था। तो A और C वो पॉइंट है ना, तो इसके बीच का टर्मिनल विभवांतर इस फार्मूले से या इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली चीज देखते हैं। अब इसका जो तुल्य परिपथ हमने बनाया था A और C के बीच, अब इसको तुल्य परिपथ क्यों कहते हैं, क्योंकि अब दोनों सेल की जगह हम क्या मान लेते हैं, केवल एक ही सेल है। ठीक, और इनके दो आंतरिक प्रतिरोध थे, उसकी जगह केवल एक ही आंतरिक प्रतिरोध है, अर्थात दोनों सेल की जगह ये सेल, दोनों सेलों के स्थान पर अगर हम एक सेल लगाएं और ये वही काम करे, सेल क्या करेगा, धारा बनाता है ना, तो सेल धारा बना रहा है, तो बाह्य प्रतिरोध भी यहाँ पर जो भी बाह्य प्रतिरोध लगा होगा वो भी सेम है, यहाँ पर भी अगर वही बाह्य प्रतिरोध लगा हो। ठीक है, और उस बाह्य प्रतिरोध लगे होने पर जो धारा इसमें बन रही परिपथ में वो कितनी बने, अगर आई ही बने बच्चों, धारा कितनी बने, अगर सेम धारा बने, क्योंकि अगर धारा अलग होती तो इन दोनों सेलों के बराबर ये सेल काम नहीं कर रहा होता। अगर बाह्य प्रतिरोध भी उतना ही है जितना इसमें लगा होगा, और ये अकेला सेल उतनी ही धारा बना रहा है जितना ये दोनों मिला के बना रहे थे, इसीलिए धारा इसमें सेम ली गई थी। तो अब हम कह सकते हैं इन दोनों सेलों के बराबर ये सेल अकेला काम कर रहा है, इसीलिए इनका ये क्या कहलाता है, तुल्य परिपथ या तुल्य सेल कह सकते हैं। तुल्य सेल, ये अकेला जो है ये तुल्य सेल कहलाता है। तो A और C के बीच अगर ये इसके बराबर का परिपथ है तो A तथा C के बीच का विभवांतर इस परिपथ से निकालेंगे के बीच विभवांतर बच्चों कैसे निकालेंगे, VAC। अब यहां से अगर हम फार्मूला रखेंगे डायरेक्ट तो हम लोग जानते हैं E इक्विवेलेंट, यहाँ माइनस धारा कितनी जा रही है और R इक्विवेलेंट कितना है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 था और ये हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों समीकरण में हम देख सकते हैं VAC यहाँ से भी मिला है इससे, और VAC इसके तुल्य परिपथ से मिला है, और दोनों जगह देख सकते हैं यहाँ पर E1 प्लस E2 EMF है, यहाँ पर E इक्विवेलेंट EMF है माइनस आई यहाँ भी है, यहाँ पर R इक्विवेलेंट और R1 प्लस R2 है बच्चों। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से क्या कह सकते हैं, अर्थात E इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया बच्चों, E1 प्लस E2, ये हमारा हो गया, और R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, अर्थात श्रेणी क्रम में बच्चों सीधा सीधा होता है हिसाब किताब। हमारा क्या होता है कि जितने भी सेल लगाएंगे, अब यहाँ पर बहुत सारे सेल लगा दें तो सभी के EMF जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे सीधे सीधे। जैसे 1.5 वोल्ट के अगर हमने 2 सेल लगाए श्रेणी क्रम में तो वो कितना EMF प्रदान करेगा, 3 वोल्ट का। और इसी तरह से आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम है बच्चों तो हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में वो डायरेक्ट जुड़ जाया करते हैं, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 सेल के लिए था, अगर और सेल लगे हों तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN तक चला जाएगा n सेल के लिए, और इसी तरह R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे करके RN तक चला जाएगा। तो श्रेणी क्रम में ये बहुत आसान सा फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब आप लोग इसको नोट कर लें बच्चों। अब हम लोग देखेंगे समांतर क्रम में क्या होता है। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा देखेंगे समांतर क्रम।
समांतर क्रम में सेलों को कैसे जोड़ते हैं अभी हम लोगों ने फिगर बनाया है इसका इसके पहले। अब यहाँ पर ए और सी के बीच दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं जिनके ईएमएफ E1 E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है बच्चों, ठीक। और इसका तुल्य परिपथ या तुल्य सेल यानी इन दोनों के बराबर ए और सी के बीच हमने एक सेल बनाया है इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो ये इसके बराबर ये सेल क्यों कहलाता है बच्चों? क्योंकि ये उतनी ही धारा बना रहा है। अगर इसके बाहर जो वायर प्रतिरोध लगा है दोनों में सेम लगा दें और ये उतनी ही धारा बनाए, अर्थात दोनों सेल मिला के जितनी धारा बना रहे हैं ये अकेला उतनी धारा बनाए, तो हम इसी को इसका तुल्य सेल कहते हैं। तुल्य सेल का मतलब दोनों के बराबर ये अकेला काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो धारा आई सेम बह रही है, इधर से बहेगी, इसमें भी धारा आई सेम बह रही है। तो इसका जो ए और सी के बीच का जो टर्मिनल विभवांतर बनेगा बच्चों, उसका फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ से वी ए सी बराबर, अब हम लोग उसको वी कहेंगे। वी क्यों कहेंगे? क्योंकि अभी बार बार वी का काम आएगा, तो वी ए सी ना लिख करके उसको सीधे वी लिख लेते हैं। वी ए सी को वी बराबर ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई इसमें बहने वाली धारा है। तो ए और सी के बीच का टर्मिनल विभवांतर हम लोग तुल्य सेल के लिए ये फार्मूला जानते हैं, पिछले वाले में भी हमने यही किया था। अब यहाँ से बच्चों हम लोग ए और सी के बीच का विभवांतर कैसे निकालेंगे? तो अभी हमने कहा वी ए सी को हम लोग सीधे वी लिखेंगे। ए और सी के बीच का विभवांतर निकालने के लिए टर्मिनल विभवांतर, चूंकि इसके बीच हमने दो सेल लगाए हैं, तो एक बार इस सेल को ऐसे समझ लेते हैं कि ये ए और सी के बीच केवल एक सेल लगा है। तो ए और सी के बीच का टर्मिनल विभवांतर पहले वाले सेल से भी निकलेगा और दूसरे वाले सेल से भी निकलेगा। तो ए तथा सी के बीच का टर्मिनल विभवांतर ना लिख के सीधे विभवांतर लिख देते हैं बच्चों। विभवांतर V बराबर पहले सेल से अगर हम निकालेंगे बच्चों, क्योंकि ए और सी दोनों एक ही बिंदु ना, तो इनके बीच का विभवांतर सेम होगा। तो पहले वाले सेल से भी निकालेंगे तो वही मिलेगा, दूसरे वाले सेल से भी हमारा वही मिलेगा। तो V बराबर E1 माइनस, अब यहाँ देख लेते हैं I जो धारा थी बच्चों ये पूरे परिपथ में थी, लेकिन यहाँ पर जैसे धारा यहाँ आएगी दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ धारा इधर जाएगी कुछ धारा इधर जाएगी। तो इधर मान लेते हैं I1 सिमेट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर E1 R1 है तो सिमेट्री के लिए मान लेते हैं इसमें जाने वाली धारा I1 है, इसमें जाने वाली धारा I2 है बच्चों। तो E1 माइनस, अब इसमें कितनी धारा जा रही है? I1 इंटू R1, ठीक क्या? तो यहाँ से सीधे सीधे पहले एक काम कर लेते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ से I1 का मान निकाल लेते हैं। ये चीज आपको समझ में आई? अब यहाँ से जब I1 का मान निकालेंगे बच्चों, तो अब हम लोग इसको इधर करते हैं पहले I1 इंटू R1, इसको इस साइड किया इसको इस साइड, E1 माइनस V। तो I1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? E1 माइनस V बटे R1, ठीक, ये हमारा हो गया बच्चों। इसी तरह से A तथा C के बीच का विभवांतर हम लोग दूसरे वाले सेल से निकालेंगे। इसी तरह दूसरे सेल से क्या हो जाएगा? V बराबर E2 माइनस I2 R2, क्योंकि इसमें जाने वाली धारा ये है I2 इंटू R2। तो जैसे हमने यहाँ पर I1 निकाला वैसे यहाँ पर I2 निकालेंगे, तो इसको इधर करेंगे तो I2 R2 बराबर E2 माइनस V, या I2 बराबर E2 माइनस V बटे R2 कर देंगे बच्चों, ठीक। अब I1 और I2 का मान हमें मिल गया इन दो समीकरणों से। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो परिपथ की कुल धारा थी वो I थी, I ही तो I1 और I2 में बटी थी। तो समीकरण I बराबर I1 प्लस I2 से, अब इसमें दोनों मान रख देंगे बच्चों। कौन कौन से? I1 और I2 के मान रख देंगे। तो यहाँ से ये चीज आप लोग देखेंगे, तो I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? I बराबर I1 का मान रखेंगे E1 माइनस V बटे R1 प्लस I2 का मान रखेंगे E2 माइनस V बटे R2। यहाँ से बच्चों हम लोग V को एक तरफ करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E1 बटे R1 माइनस V बटे R1
प्लस E2 बटे R2 माइनस V बटे R2। ठीक, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। अब यहाँ देख सकते हैं माइनस वी बटे R1 माइनस वी बटे R2, तो माइनस वी अगर हम कॉमन लेते हैं बच्चों तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया I। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो R1 R2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो E1 R2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, E1 R2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें E2 R1, ये हो गया माइनस V, इसको भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं R1 R2 और R2 प्लस R1 हो गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया I का मान। अब इसको और सॉल्व करेंगे। क्यों हम इस रूप में कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये जो अंत में समीकरण चाहिए वो किस रूप में चाहिए, v बराबर e माइनस आई आर के रूप में। तो हम क्या करते हैं, उसी रूप में इसको बदल रहे हैं। तो यहां से R1 R2 देख सकते हैं दोनों में कॉमन है, और इस नीचे R1 R2 इस पद में भी है इस पद में भी है, तो ये निकल के यहाँ कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं I इंटू R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V इंटू R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं, V इंटू, क्योंकि माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस I R1 R2। ठीक है बच्चों, अब इसको चूंकि हमको केवल v चाहिए बाएं तरफ, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। किसमें डिवाइड करेंगे, इससे को जब इधर ले जाएंगे तो ये पूरे पद में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जगह की कमी है, तो पहले आप लोग इतनी चीजें नोट कर लें, और कुछ चीज ना समझ में आए तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लिया करें बच्चों, फिर इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं इस लाइन से, अब इसमें हम इसको जब इधर ले जाएंगे तो दोनों पदों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v बराबर, उसको उधर ले गए E1 R2 प्लस E2 R1 बटे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 माइनस I, इसको इधर कर ले R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये अब ये जो समीकरण आया बच्चों, ये समीकरण हमारा अब किस रूप में आ चुका है, यहीं से a और c के बीच का विभवांतर ही तो है v, और इसका जो तुल्य सेल हमने बनाया था a और c के बीच का विभवांतर, ये वाले समीकरण से। तो ये हमारा समीकरण 1 कर लेते हैं बच्चों, समीकरण 1, और इसी के तुल्य जो यहाँ समीकरण निकला है समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे बच्चों, तो यहाँ v है बाएं पक्ष में। ठीक है, यहाँ पर जो चीज है ये क्या है, ये पूरा E इक्विवेलेंट अर्थात A और C के बीच का तुल्य विद्युत वाहक बल, अर्थात ये क्या बताएगा, A और C के बीच के तुल्य विद्युत वाहक बल का फार्मूला बताएगा माइनस I, यहाँ माइनस I है। ये क्या है, R इक्विवेलेंट के लिए ये हमारा, यानी दोनों सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो मिला करके कितना बनेगा, तो उसके लिए फार्मूला है बच्चों ये। तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से, तो तुलना करेंगे बच्चों, तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ देख सकते हैं E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 तथा R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बच्चों, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। दो चीजें हो गई ये। अब ये तो दो सेलों के कॉम्बिनेशन के लिए था बच्चों। अगर इसी तरह से दो से अधिक सेल हों तो श्रेणी क्रम में संयोजन जब किया गया था तो उसके लिए आसान था, E1 प्लस E2 प्लस E3 ऐसे करते जाएं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कठिन है चीजें, तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं।
यहाँ आर इक्विवेलेंट अर्थात प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध, उसके लिए हम एक फार्मूला अभी निकालेंगे। तो इसको दूसरे रूप में लिखते हैं बच्चों। एक तो इस तरह से लिखते हैं ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट। कैसे निकलेगा, यानी इसमें इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या देख सकते हैं, यहाँ नीचे क्या है, R1 प्लस R2 दोनों में है ना, तो ये नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2। ठीक है बच्चों, ये बच जाएगा। अब इसको थोड़ा और सरल कर सकते हैं। R1 R2 से दोनों पदों में डिवाइड कर देते हैं। E1 R2 बटे R1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2। R2 से R2 कैंसिल, यहाँ R1 से R1 कैंसिल। तो ये क्या बचा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ठीक, तो ये जो हमारा एक फार्मूला मिला बच्चों, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट का, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला ज्यादा अच्छा है। ये भी फार्मूला हमारा है। E इक्विवेलेंट अगर दो सेलों का निकालना हो, तुल्य विद्युत वाहक बल तथा दो सेलों के लिए हमारा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो, तो ये दोनों फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ये फार्मूला भी है। अगर ढेर सारे सेल हों तो हम वहां पर E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट भी बता सकते हैं। E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 प्लस E4 बटे R4, ऐसे n सेलों के लिए En बटे Rn से हम लोग ये चीज बता सकते हैं। तो मेन फार्मूला हमारा यही है बच्चों दो सेलों के लिए। इसमें दो से अधिक सेलों के लिए थोड़ा सा कठिनाई है डायरेक्ट इक्विवेलेंट बताना। अब R इक्विवेलेंट के लिए यहां से देख लेते हैं बच्चों। अगर हम यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट करें, 1/R इक्विवेलेंट करें, तो ये 1 में कर दिया तो ये उल्टा हो जाएगा, R1 प्लस R2 बटे R1 R2। क्योंकि ये हमने पलटा तो ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो दोनों अलग अलग, R1 बटे R1 R2 प्लस R2 बटे R1 R2। ठीक है बच्चों, तो R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, ये हमारा फार्मूला बन गया। तो ये कौन सा फार्मूला है, फार्मूला देख करके आपको याद आया होगा। तो ये तो समांतर क्रम के संयोजन का फार्मूला, किसके, प्रतिरोधों के ना, क्योंकि उसमें तो निकालते थे अगर समांतर क्रम में और ढेर सारे प्रतिरोध हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये प्रतिरोध किस क्रम में, समांतर क्रम में ही तो है। भले ही सेलों के आंतरिक प्रतिरोध है, लेकिन है तो प्रतिरोध और किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सिंपल सा फार्मूला हम लोग पहले ही ये पढ़ चुके हैं, फिर वही चीज निकल के आई। तो अगर समांतर क्रम में जुड़े सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को पूछा जाए तो सीधे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन तुल्य विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में जुड़े सेलों के लिए, दो से अधिक सेलों के लिए फिर हमको अलग फार्मूला बनेगा। या एक चीज बस बता सकते हैं, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3। ठीक है बच्चों, तो बस इतनी चीजें हम लोगों को सेलों के संयोजन में पढ़नी थी। तो बच्चों एग्जाम की दृष्टि से ये सेलों के संयोजन वाले टॉपिक से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, ना के बराबर। तो आगे के लिए भले इंपॉर्टेंट हो, अभी हमारे बोर्ड परीक्षा में यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ लें, तैयार जरूर कर लें, क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया गया है तो कभी भी पूछा जा सकता है बच्चों। लेकिन अगर नहीं भी तैयार करते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से इसको तैयार रखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट कर लें। ये आपको एनसीईआरटी की किताब में ये डेरिवेशन मिलेगा। बाकी नगीन प्रकाशन या अन्य जो साइड बुक्स हैं उसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है, लेकिन उसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी हमारे कोर्स के लिए नहीं है बच्चों। जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में जितना दिया गया उतना हमने बता दिया है यहाँ पर। तो बच्चों अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है और ये चीज क्या बताता है। तो बच्चों अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी, तो जो भी हमारे
जो प्रैक्टिकल सर्किट्स होते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे बहुत सारे बल्ब जुड़े हैं, बहुत सारे पंखे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो ऐसे ही एक जिसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जटिल परिपथ जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध हों, बहुत सारे सेल लगे हों, तो सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर या सभी शाखाओं में बहने वाली धारा, कितनी कितनी धारा जाएगी, ये अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी उससे निकालना बहुत ही दुष्कर कार्य होता है बच्चों। तो इस कार्य को आसान करने के लिए किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे, तो उनको हम लोग किरचॉफ के नियम कहते हैं। ये जो नियम होते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। और इस नियम पर आधारित कुछ उपकरण भी हैं, जैसे व्हीटस्टोन सेतु है, हमारा विभव मापी है, हमारा जो है मीटर सेतु है। तो इसके नियम पर ही आधारित सवाल भी पूछे जाते हैं, इन उपकरणों के बारे में भी पूछा जाता है। तो आगे जो आने वाले वीडियो हैं बच्चों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। तो आगे आने वाले वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।